नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं राम सिंह फौजदार हमारे स्टडी चैनल एजू हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किए थे, उसका प्रूफ लिखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसका प्रूफ लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिखूंगा कि सर्कल पर यदि कोई पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बेटा एक्सिस बना ली कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहाँ कट करती हैं उसे बोलते हैं बेटा ओरिजिन। सपोज करो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, 0 0। उसके अलावा मैंने एक सर्कल डिजाइन किया, ये मैंने एक सर्कल डिजाइन कर लिया है। इस सर्कल पर कोई मैंने वेरिएबल पॉइंट लिया, p वेरिएबल है तो उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x, y। और अगर ये वेरिएबल है, इसका मीनिंग है कि P पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मूव कर सकता है। ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जैसे जैसे P की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे x और y कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे। वेरिएबल लिए हैं मैंने, सर्कल पर कोई पॉइंट P ले लिया। P पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाया या सेंटर ऑफ द सर्कल से मिलाया। तो सेंटर टू सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या मैंने मान ली कि माना r है। P पॉइंट से मैंने x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट M है। माना OP रेखा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल सबटेंड करती है, तब उस केस में इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज OPM में बेटा ये P x, y किस चीज को डिनोट कर रहा है, इसका मीनिंग है कि x एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस x है और x एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस y है। भाई P पॉइंट पर अगर मुझे पहुंचना है तो P पॉइंट के लिए x एक्सिस की डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा और x एक्सिस से एबव y एक्सिस की डायरेक्शन में y डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो बेटा ये मेरे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी x और PM होगी मेरे पास y। तो यहां से बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे पास तीनों साइड आ गई। थीटा के अपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा, परपेंडिकुलर, लंबा गया। 90 के अपोजिट डायरेक्शन में साइड, 90 के सम्मुख कौन सी होगी बेटा, हाइपोटेनस, कर्ण। और शेष रह गया आधार, बेस। तो इसमें लिख रहा हूं बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी मीडियम वाले इसे याद करते थे आधार बटे कर्ण। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, x अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा मेरे पास, कर्ण r। तो इसको और आगे करके लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। इसी तरह से बेटा मैं साइन थीटा लिख रहा हूं इस राइट एंगल ट्राइंगल OPM के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू था, याद करो लाल बट्टे कक्का फॉर्मूला से, लंब अपॉन कर्ण। बेटा इसको आगे लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, लंब y, अपॉन हाइपोटेनस कर्ण। कर्ण की लेंथ कितनी है, r।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इस तरह से मेरे पास सर्कल के पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के प्लेस पर लिख सकता हूं आर कॉस थीटा और बाई के प्लेस पर लिखा जा सकता है आर साइन थीटा। प्राचलिक रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये प्राचलिक रूप में एक वृत्त के समीकरण को व्यक्त करता है। और मैं ये कहूं कि सर्कल पर कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा बाई, उसको प्राचलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा करके लिखा जा सकता है, जहां आर उस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, और थीटा उस पॉइंट को ओरिजिन से, या मैं ये कहूं कि सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाने वाली लाइन द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। तो सर्कल पर कोई पॉइंट है बेटा, उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब बात करें कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या इतने बुरे थे कार्तीय रूप में जो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में लेकर आने की जरूरत पड़ी। भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्यों लाते हैं, उसका रीजन ये है बेटा, 10th क्लास में आप स्टडी करके आए होंगे, 10th क्लास में स्टडी करके आए होंगे, यदि कोई एक इक्वेशन है और एक अननोन राशि है तो उस एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि दो वेरिएबल हैं एक्स वाई प्लस 7 एक्स माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह से अगर दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन होने चाहिए। किसी एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं दो इक्वेशन रखता था। अगर 3 वेरिएबल हैं तो कम से कम मुझे 3 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जा करके 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। यदि 4 इक्वेशन हैं, 4 वेरिएबल हैं, तो कम से कम 4 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जा करके 4 वेरिएबल की वैल्यू आएगी। बट यहां अगर हम देखें तो यहां मेरे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, दो वेरिएबल थे, दो चर थे। तो इन दो चर का मान ज्ञात करने के लिए मिनिमम मुझे 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए थी, तब जाकर के एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। दो वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन इसमें अगर देखें आर कांस्टेंट है, आर किसी वृत्त के लिए उसकी त्रिज्या फिक्स होती है, केवल है तो वेरिएबल इसमें क्या, थीटा। भाई जैसे जैसे ओपी की पोजीशन चेंज होगी, जैसे जैसे ओपी की पोजीशन चेंज होगी, ओनली थीटा वेरी करेगा। यहां कितने वेरिएबल हैं, केवल एक, और एक वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन काफी है। तो किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके बड़े आसानी से यहां मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई जिस जगह पे हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं उस जगह पर अगर एक इक्वेशन हो तो एक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए पैरामेट्रिक फॉर्म को स्टडी करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में दो वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो बेटा यहां से एक रिजल्ट आ गया कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यदि मैं यह कहूं कि सर्कल एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल से मीनिंग है कि मैं ये कहूं कि यदि r इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तब उस केस में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस थीटा, r के प्लेस पर 1 रखा, साइन थीटा। तो बस इतना सा याद रखना है कि सर्कल पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, r cos थीटा r sin थीटा, और जब रेडियस 1 है तब क्या होंगे, cos थीटा sin थीटा। अब इसी रिजल्ट को हम यूज करके cos a माइनस बी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।
मैंने मान लिया कि माना मेरे पास कोई यूनिट सर्कल दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पर मैंने कुछ पॉइंट लिए, ए पॉइंट या इसको कह दूं पी नॉट। तो इस पी नॉट पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस 1 यूनिट, क्योंकि एक यूनिट सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1। केंद्र से परिधि तक की दूरी 1 इकाई। और बाई एक्सिस की डायरेक्शन में ना तो मैं ऊपर गया ना नीचे गया, तो बाई कोऑर्डिनेट होगा 1। एक यूनिट सर्कल लिया। मैंने कोई रे ली, माना मैंने कोई और पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर, सपोज करो कि पॉइंट P1 लिया है, और P1 पॉइंट को O पॉइंट से मिलाने पर OP1 रेखा एक्स एक्सिस के साथ A एंगल सबटेंड करती है। और इसको OP1 को मैंने और रोटेट कराया। सपोज करो कि OP यहां आ गई P2 पोजीशन पर, और ये OP2 एक्स एक्सिस के साथ B एंगल बनाती है। तब बेटा उस केस में ये बीच वाला एंगल कितना होगा? ये बीच वाला एंगल कितना होगा भाई? यहां से यहां तक की अगर बात करें तो B कोण है, और यहां से यहां तक एंगल A है, तब ये एंगल होगा बेटा B माइनस A। तब ये एंगल कितना होगा? B माइनस A। B में से यदि मैं A एंगल को हटा दूं तो मेरे पास केवल ये एंगल रह जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? इस P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर P1 पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो एंगल थीटा के प्लेस पर कितना आया? A। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं cos A कॉमा sin A, क्योंकि R इज इक्वल टू कितना था? 1। R इज इक्वल टू 1 है, त्रिज्या 1 इकाई है और एंगल है A। इस P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये OP2 रेखा एक्स एक्सिस के साथ B एंगल सबटेंड कर रही है। तब उस केस में P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos B कॉमा sin A, cos B कॉमा sin B। मैंने P1 और P2 को मिला दिया। यहां तक क्लियर है? अब जितना एंगल यहां ये सबटेंड हुआ है उतना ही एंगल बनाते हुए, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए मैंने सर्कल पर एक और कोई पॉइंट ले लिया। सपोज करो P3 मैंने पॉइंट ले लिया। चलो इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेता हूं सही ठीक तरह से। ये मैंने ले लिया P3 पॉइंट। ये एंगल कितना है? अब एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल ये था B माइनस A, अब भी ये एंगल उतना ही है। B माइनस A के बराबर एंगल बनाते हुए मैंने कहा कोई और एक पॉइंट लिया सर्कल पर P3। तो बेटा याद करो कि जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बट यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करता हूं, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ यदि मैं मेजर करता हूं तो एंगल की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एंगल कितना है? B माइनस A ही है, B माइनस A है। लेकिन चूंकि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है तो इसकी वैल्यू होगी माइनस B माइनस A। इसको और अच्छा करके लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है माइनस को भीतर भेजेंगे तो A माइनस B, यानी ये एंगल कितना है मेरे पास? A माइनस B। और यहां से P3 को P0 से ज्वाइन करा दिया। बेटा अब याद करो हमारे पास सर्कल में एक प्रॉपर्टी थी, सर्कल में प्रॉपर्टी थी
कि कोई जीवा, मेरे पास दो जीवा थी, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, दो जीवाएं, और इन दोनों जीवाओं के द्वारा यदि केंद्र पर अंतरित कोण समान हो, ये थीटा है, ये थीटा है। वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यदि समान है, तब उन जीवाओं की लंबाई भी परस्पर समान होगी। बेटा यहां ये एंगल बी माइनस ए है, यहां ये एंगल भी माइनस बी माइनस ए है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज तो एंगल सेम ही है, लेकिन चिन्ह बदल गया है। मान तो दोनों का बराबर है, जितना एंगल ये है उतना ही ये है, लेकिन चिन्ह बदल गया है। तब उस केस में मैं ये कहूं कि ये अगर एंगल बराबर हैं, ये एंगल बराबर हैं, तो उस केस में ये जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। अर्थात तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि P1 P2 इक्वल होगा P1 P2 की वैल्यू इक्वल होगी P0 P3। बेटा P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें प्राचलिक फॉर्म में लिखो, कॉस कोण की जगह पर कितना है बेटा? कॉस एंगल कितना है? A माइनस बी। साइन एंगल A माइनस बी। ये इस P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब इस रिजल्ट को लिखता हूं P1 P2 इज इक्वल टू P0 P3। भाई इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? याद करो, अंडर रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो मैं इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी कॉस A माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर साइन A माइनस साइन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू P0 P3। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो बेटा लिख रहा हूं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x2 कॉस A माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर साइन A माइनस बी माइनस 0 होल स्क्वायर। दोनों साइड यदि हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। वर्ग करने पर बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लेंगे। ये दोनों साइड में वर्ग करूंगा तो बेटा यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, और इसका प्रसार लिख देता हूँ। इसको लिख सकता हूँ A माइनस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस A कॉस बी प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB साइन A साइन बी इज इक्वल टू बेटा इसका स्क्वायर करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कॉस A माइनस बी। बेटा इसका स्क्वायर करेंगे प्लस साइन स्क्वायर A माइनस बी। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मैं यहां से कुछ मैचिंग कर रहा हूं। याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिखा जा सकता है? 1। इन दोनों को मैंने एक साथ रखा, इसकी वैल्यू लिखी मैंने 1 प्लस बेटा कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को एक साथ रखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। उसके अलावा मेरे पास बच गया माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी।
माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, बेटा उधर की साइड स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी को लिखा जा सकता है 1, और एक 1 मेरे पास ये दिया गया है, और रह गया मेरे पास -2 कॉस ए माइनस बी। यहां तक क्लियर है बेटा? ये कैंसिल आउट हो गए। उसके अलावा यहां रह गया मेरे पास -2, तो मैंने -2 दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू -2 कॉस ए माइनस बी। -2 से -2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट निकल करके कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। यदि मैं b को -b से रिप्लेस कर देता हूं, b को -b से रिप्लेस कर रहा हूं, कॉस a माइनस b के प्लेस पर रखा मैंने -b। यहां तक क्लियर है? b को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? -b से। तब चेक करते हैं क्या सिचुएशन होगी। कॉस a कॉस -b प्लस साइन a साइन -b, और कॉस में यदि एंगल नेगेटिव हो तो कॉस माइनस साइन को पचा जाता है, जबकि साइन में यदि एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। याद है या नहीं है बेटा? तो इसको लिखा जा सकता है कॉस माइनस हो गया प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है कॉस ए कॉस बी। साइन में एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आउटसाइड आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा -k साइन ए साइन बी। तो यहां से मेरे पास सेकंड रिजल्ट भी आ गया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा इन दोनों फॉर्मूलाओं को अगर हम स्टडी करें तो इन दोनों फॉर्मूला से एक रिजल्ट निकल के साफ आ रहा है कि कॉस में यदि बीच में माइनस है तो बीच में प्लस आया, और प्लस है तो बीच में माइनस साइन आया। अब तक हम 4 फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, और अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इससे आगे के वीडियो लेक्चर्स में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 4 फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही नाचेगी। अब वो 4 फॉर्मूले कौन से थे, एक बार दोबारा से लिख देता हूं बेटा, ये सबको हटा करके लिख दूं। हमने फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड आया मेरे पास साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और थर्ड रिजल्ट आया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ था कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये 4 फॉर्मूला याद होने चाहिए। पूरी यहाँ से आगे की ट्रिग्नोमेट्री इन 4 फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही नाचेगी, क्योंकि इन 4 फॉर्मूले से ही बाकी सभी फॉर्मूले ड्राइव किए जाएंगे।
बेटा याद कैसे रखना है, साइन में जैसा है वैसा का वैसा आया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट कॉस में प्लस है तो माइनस आया और माइनस है तो प्लस आया। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। उसके अलावा साइन की अगर बात करें कि साइन इतना भोला भाला है कि साइन के साथ कॉस चलता है, दोनों इस तरह से चल रहे हैं, साइन और कॉस दोनों बंधन में। एक साइन है एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, यानी साइन के फॉर्मूले में साइन और कॉस दोनों इस तरह से बंधन में रहते हैं। बट कॉस के में अगर हम बात करें तो कॉस के में कॉस अपना गीत गा रहा है अलग, कॉस कॉस अलग है, साइन साइन अलग अलग है, यानी दोनों कैसे चलते हैं, कॉस और साइन एक दूसरे से तनहा चलते हैं, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री हमने कुछ की ही नहीं है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री तो अब स्टार्ट होगी। कल के वीडियो लेक्चर से पूरी ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे से एंट्री करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।